ईरान हैरान कर गया है। इसराइल के लिए इजराइल बन गया है। फौलाद की छतरी आयरन डोम हो या हजरत दाऊद की गुलेल डेविड सलंग, इसराइल के ये मिसाइल शिकन प्रोग्राम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम है। और ऐसे में पाकिस्तान को इसराइल की धमकी और इस पर पाकिस्तान की मानी खैस खामोशी ने मिडिल ईस्ट से लेकर एशिया तक की सूरत हाल को दिलचस्प बना दिया है। ईरान ने इसराइल में भारतीय मफादात को भी जर्ब पहुंचाई है और इंडिया ईरान के हमलों के बाद अपने जख्म भी चाट रहा है। ईरान आगे क्या कर सकता है? ईरान और इसराइल की फौजी ताकत क्या है? अमेरिका इसराइल की मदद के लिए इस जंग में कूदेगा तो क्या ये जंग तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो सकती है? इन सारे सवालों पर आज तफसील से बात होगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा। हकीकत यही है कि ईरान इसराइल जंग ने एक दफ़ा फिर दुनिया को हैरान कर दिया है। एक दफ़ा फिर मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ ऐसी ही सूरत हाल पाक भारत जंग के मौके पर भी थी। दुनिया पाक भारत जंग में पाकिस्तान को कमज़ोर हरीफ समझ रही थी, लेकिन पाकिस्तान के रद्द अमल ने न सिर्फ दुनिया को हैरान कर दिया बल्कि अमेरिका को मुदाखलत पर मजबूर भी किया। यही सूरत हाल ईरान इसराइल जंग के बाद है। दुनिया हैरान है कि ईरान जो कई सालों से मुसलसल पाबंदियों की जद में है, जिसे वो एक कमज़ोर रियासत समझ रही थी, उसने इसराइल पर पे दर पे जवाबी हमले करके उसकी दिफाई कुव्वत को एक्सपोज कर दिया है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि इस जंग की इब्तिदा ईरान के बदतरीन नुकसान से हुई है, जो उसकी इंटेलिजेंस की नाकामी को जाहिर करता है। इसराइल ने रातों रात ईरान पर हमला करके उसके साइंसदानों को कत्ल करा और उसकी जौहरी ताकत बनने की ख्वाहिश पर कारी ज़रब लगाई और साथ ही उसकी फौजी क़यादत को भी तकरीबन साफ कर दिया। लेकिन इसके बाद ईरान ने इसराइल को अब तक जो जवाब दिया है उससे इसराइली वाकई बिलों में छुपते नजर आ रहे हैं। तिल अबीब से लेकर हैफा तक इसराइली शहर ईरानी मिसाइलों की जद में हैं और दुनिया में सबसे बड़ी दिफाई कुव्वत का दावा करने वाले इसराइल के मिसाइल शिकन प्रोग्राम आयरन डोम और डेविड सलंग की सलाहियतों पर भी सवालिया निशान लग गए। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इसराइल के इन दोनों दिफाई प्रोग्राम्स पर पहले बात करेंगे, फिर ईरान और इसराइल की फौजी ताकत का मवाजना करेंगे। आयरन डोम यानी फौलाद की छतरी इसराइल का एक ऐसा दिफाई निज़ाम है जो इसराइल पर रॉकेटों, तोपों या ड्रोन्स के हमलों को रोकने के लिए तैयार किया गया था और हमास और हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों का इसने मौसर दिफा भी किया है। यानी मुख्तसर फासले तक मार करने वाले हथियारों के खिलाफ ये वाकई इसराइल के लिए एक छतरी साबित हुआ है। लेकिन ईरानी हमले में ये आयरन डोम पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। ईरान के सुपरसोनिक मिसाइल यानी आवाज़ की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करने वाले मिसाइलों को आयरन डोम पकड़ ही नहीं पाता। असल में ये आयरन डोम 3 काम करता है। सबसे पहले इसका रेडार यूनिट दुश्मन के रॉकेट या मिसाइल का पता लगाता है और ये देखता है कि इसकी रफ्तार और उसका टारगेट क्या है। और फिर उसका दूसरा हिस्सा जिसे बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल कहते हैं, ये फैसला करता है कि आने वाला ये मिसाइल किसी आबादी वाले इलाके को निशाना बनाएगा या किसी गैर आबादी वाले इलाके में जाकर गिरेगा। अगर रॉकेट या मिसाइल गैर आबादी वाले इलाके की तरफ जा रहा हो तो बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम उसे नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन अगर उसे खतरा हो कि आने वाला मिसाइल आबादी पर गिरेगा तो वो अपने मिसाइल फायरिंग यूनिट यानी इस आयरन डोम के तीसरे हिस्से को इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करने का हुक्म दे देता है। मिसाइल फायरिंग यूनिट इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करता है जो दुश्मन के रॉकेट को फिजा में ही तबाह करता है। इसराइल का दावा है कि आयरन डोम की कामयाबी की शरह 90% से भी ज़्यादा है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर इसराइल पर बड़े पैमाने पर हमला किया जाए और एक साथ सैकड़ों रॉकेट या मिसाइल फायर हों तो आयरन डोम उसे रोकने में नाकाम रहता है और अक्सर रॉकेट और मिसाइल इस दिफाई निज़ाम से बच भी निकलते हैं, जैसा कि ईरान के हमले में हुआ और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल जो आवाज़ की रफ्तार से कई गुना तेज़ हैं, आयरन डोम उन्हें भी रोकने में नाकाम रहा है। यहाँ ये जिक्र करना भी ज़रूरी है कि आयरन डोम के हर इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 40 से 50 हज़ार अमरीकी डॉलर है। यानी अगर इसराइल पर बड़े पैमाने पर हमला हो तो यही आयरन डोम इसराइल के सफ़ेद हाथी बन जाता है, जैसा कि ईरान के हमले में हुआ है। इसराइल का दूसरा दिफाई निज़ाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की गुलेल है।
जी हाँ, डेविड सलंग। ये नाम बनी इसराइल की तारीख से लिया गया है। इब्रानी तारीख के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत नामी एक दुश्मन, जिसे उसके कद और ताकत की वजह से देव कहा जाता था, एक गुलेल और पत्थर से शिकस्त दी। और इसका जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है कि हज़रत दाऊद ने अल्लाह के हुक्म से जालूत को शिकस्त दी। डेविड सलंग को इसराइल और अमेरिका ने मिलकर तैयार किया है और इब्तिदा में इसे जादुई छड़ी का नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम तब्दील करके डेविड सलंग रख दिया गया। ये इसराइल का दरमियानी रेंज का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम है जो बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट्स के हमलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया। डेविड सलंग की ख़ास बात यह है कि इसके इंटरसेप्टर मिसाइल में भी रेडार नस्ब होता है जो फ़ज़ा में हमला आवर मिसाइल को तलाश करके उसे निशाना बनाता है। लेकिन इसके एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत तकरीबन 7 लाख अमरीकी डॉलर है। अप्रैल 2024 में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों में डेविड सलंग ने निहायत कामयाबी से कई मिसाइलों को फिजा में ही नाकारा बना दिया था। लेकिन हालिया हमलों में डेविड सलंग भी एक्सपोज हो गया। इसराइल ने अपने दिफाई निज़ाम को 3 लेयर्स में तरतीब दिया है। इब्तिदाई 2 लेयर्स तो मैंने आपको बता दी, तीसरी लेयर एरो 2 और एरो 3 है। ये बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइलों को फिजा में ही निशाना बनाने का निज़ाम है जो किसी हद तक डेविड सलंग से मिलता जुलता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हालिया ईरानी हमले में इसराइल का ये मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम भी बुरी तरह एक्सपोज हो गया है, क्योंकि ईरान के अक्सर सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने कामयाबी से अपने टारगेट्स को हासिल किया है। और उसकी बड़ी वजह ईरान का एक ही वक्त में सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला था। और ये ईरान की बेहतरीन हिकमत अमली थी जो ये जानता था कि अगर सैकड़ों मिसाइल बैक वक्त फायर किए जाएंगे तो इस बात का कभी इम्कान है कि इसराइल की फौलादी छतरी आयरन डोम हो या हज़रत दाऊद की गुलेल डेविड सलंग या एरो 2 और 3, इन तीनों के इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक ख़त्म हो सकता है। और हकीकत में हुआ भी कुछ ऐसा ही, और ईरानी मिसाइल अपने हदफ तक पहुँच गए। और इसमें सबसे अहम हदफ था हैफा। ये हैफा क्या है, ईरान ने इसे क्यों निशाना बनाया है, और हैफा पर ईरानी हमले से इंडिया पर ज़र्ब कैसे पड़ी है, अब मैं मुख्तसरन आपको ये बताऊंगा ताकि इस जंग में ईरान की बर्तरी का आपको अंदाज़ा हो सके। हैफा इसराइल के शुमाली हिस्से में वाक़ इसराइल का तीसरा बड़ा शहर है जो इक़्तिसादी नुक्ता नज़र से बहुत अहम है। इस शहर में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और इंटेल समेत तमाम हाईटेक कंपनियों के दफातर होने के साथ साथ इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी है, जिसे ईरान अब तक कई बार निशाना बना चुका है और अब इस ऑयल रिफाइनरी में काम बंद किया जा चुका है। हैफा एक साहिली शहर है जिसकी बंदरगाह भी बहुत अहम है और तारीख़ी एतबार से इसराइल के क़याम के बाद इसराइल का बैरूनी दुनिया से पहला राब्ता इसी शहर की बंदरगाह के ज़रिए हुआ था। ये बंदरगाह इंडिया के अरबपति बिजनेसमैन गौतम अडवाणी के ग्रुप के पास है। वही गौतम अडवाणी जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का करीबी दोस्त है। यानी ईरान ने हैफा को निशाना बनाकर न सिर्फ ईरान की मईशत की रीढ़ की हड्डी पर हमला किया है, बल्कि उसने एक तीर से 2 शिकार भी किए हैं। अब जरा ईरान और इसराइल की फौजी ताकत का मवाजना कर लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ईरानी फौज को दुनिया में 16वें नंबर पर रखा गया है, जबकि इसराइल इससे सिर्फ 1 नंबर नीचे 15वें नंबर पर आता है। दोनों अपने डिफेंस पर अरबों डॉलर खर्च करते हैं, लेकिन इसराइल का बजट ईरान के जंगी बजट से 17 अरब डॉलर ज़्यादा यानी 27 अरब डॉलर है। अगर दिफाई कुव्वत के एतबार से देखा जाए तो ईरान को इसराइल पर वाज़े बरतरी है। इसके पास 1,90,000 पासदाराने इनकलाब के साथ साथ 6,10,000 एक्टिव फौजी हैं, जबकि इसराइल के हाजिर सर्विस फौजियों की तादाद सिर्फ 1,70,000 है। लेकिन मसला यह है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान हालिया जंग ज़मीनी नहीं है, क्योंकि दोनों की सरहदें आपस में नहीं मिलती। ईरान और इसराइल के दरमियान तकरीबन 2,152 किलोमीटर का ज़मीनी फासला है। इसराइल को फ़ज़ाइया के एतबार से ईरान पर बरतरी है। उसके पास F-35, F-16 और F-15 समेत 340 फाइटर जेट और 46 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जबकि कई दिहाइयों से पाबंदियों की जद में ईरान के पास F-4, F-5, F-7, F-14 और रूसी साख्ता सकोई और कुछ MiG-29 लड़ाका तैयारे और 34 जंगी हेलीकॉप्टर हैं।
लेकिन फ़ज़ाई सलाहियतों में इसी कमी को ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम के ज़रिए पूरा किया हुआ है। ईरान के पास 300 किलोमीटर तक की रेंज वाले शहाब-1 से लेकर 2500 किलोमीटर तक मार करने वाले सुमार क्रूज मिसाइल हैं, जबकि हाइपरसोनिक अल-फतेह बैलिस्टिक मिसाइल भी इसी मिसाइल निज़ाम का हिस्सा है। ईरान के पास ड्रोन्स की भी एक बड़ी तादाद है जो इसराइली दिफाई निज़ाम को लपेटने की सलाहियत रखते हैं। अब ज़रा कुछ बात पाकिस्तान की हो जाए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान को अपने लिए असल खतरा करार देते हुए उसे अपना अगला टारगेट करार दिया था। और अगर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत मशरिक़ वुस्ता में गुज़िश्ता चंद सालों में जो कुछ हुआ है उसे देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इसराइल पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए पिछले कई सालों से रास्ता बना रहा था। कैसा रास्ता, ये मैं अब आपको समझाने लगा। इसराइल से पाकिस्तान तक दरमियान में जो ममालिक आते हैं उनमें उर्दन, शाम, इराक और ईरान है। उर्दन और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा है और इसराइल उर्दन की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद शाम है, जहां 10 साल से ज़ायद अरसे की खाना जंगी के बाद इस मुल्क का कंट्रोल अमली तौर पर अमेरिका के पास है और इसराइली तैयारे अक्सर शामी इलाकों पर बमबारी भी करते रहते हैं। शाम के बाद इराक है, जो पहले ही बेबसी की तस्वीर बन चुका है। अमेरिका इसराइली इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कि इराक खतरनाक हथियार बना रहा है जो दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं, इराक पर हमला करके उसकी ईंट से ईंट बजा चुका है। और फिर बारी आई ईरान की। इसराइली तैयारे उर्दन, शाम और इराक की फ़ज़ाई हदूद बिला रोक टोक इस्तेमाल करके ईरान तक पहुंचते हैं और फ़ज़ाई हमला करते हैं, जो ईरान अपने कमज़ोर डिफेंस सिस्टम की वजह से रोकने में नाकाम है। अगर ईरान कमज़ोर पड़ता है तो इसराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान होगा और दिल की यही बात नेतन्याहू की ज़ुबान पर आ भी चुकी है। लेकिन अगर देखा जाए तो ईरान ने इसराइल को नुकेल डाल दी है और पाकिस्तान भी पूरी तरह से तैयार है। पाक फ़ज़ाइया ईरान से जुड़ी अपनी सरहद पर पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी इसराइली शरपसंदी का भरपूर जवाब देगी। लेकिन ईरानी रद्द-ए-अमल के बाद इसराइल यकीनन पाकिस्तान से पंगा लेने से पहले कम से कम 1000 दफ़ा सोचेगा ज़रूर। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।